हाँ चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी आ गए? कोई बाहर तो नहीं इसमें? पहली क्लास ना आपकी? कोई बाहर तो नहीं है? ठीक है। ठीक है, हम हैं। वो एक्चुअली ना क्लास मेरी 12 बजे भी होती है, कई बार तो एक क्लास पहले होती है, तो आइडिया नहीं आता मुझे कब कौन सी क्लास पहले थी कौन सी बाद में थी। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो हम पूर्व मौर्यकाल कर रहे हैं और उसका हमने महाजनपद काल कर लिया था पूरा, और अभी हम आक्रमण कर रहे थे, विदेशी आक्रमण हमने कर लिए थे। थोड़ा हम कल सामाजिक परिस्थिति लिखी थी, आज आर्थिक लिख रहे थे। ठीक है, आर्थिक में कृषि लिख लिया था हमने शायद, कि कृषि उन्नत अवस्था में आ चुकी थी, कि लोहे का प्रयोग हो गया था। ठीक है, एक दो लड़की और आती थी क्या के लो, एक वो आती थी जिनका फोन खो गया था, तबीयत खराब है, अरे एक और आती थी शायद। दोनों की तबीयत खराब है? अच्छा अच्छा, हाँ, वो सभी के हाल है। सर्दी जुकाम, वो सभी का, मेरा खुद हो रहा है। अमीर कहाँ बीमार होते हैं, बीमार तो गरीब होते हैं। ठीक है, तो हम अर्थव्यवस्था कर रहे हैं। देखो मैं आपको आइडिया देता हूँ थोड़ा। हम अर्थव्यवस्था कर रहे थे, और मैंने कल आपको पार्ट लिखाए थे, एक तो कृषि थी, वो हम कर ही चुके थे। एक होता आर्ट एंड क्राफ्ट, बेसिकली शिल्प और इंडस्ट्री वगैरह होती है। और तीसरे में बताया था आपको व्यापार होता है, ट्रेड, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। पहले हम एग्रीकल्चर कर चुके थे कल। थोड़ा हम शिल्प की बात करते हैं, ठीक है। शिल्प और इंडस्ट्री की बात करते हैं। इसमें आप काफी कुछ जानेंगे। इसमें एक चीज होती है श्रेणी। ठीक है, आपने सुना होगा शायद ये वर्ड कभी। एक श्रेणी व्यवस्था इसी काल की देन है, ठीक है। श्रेणी, ऐसे लिखते हैं श्रेणी या डबल ये आता है? ठीक है, तो हम श्रेणी व्यवस्था के बारे में बात भी करेंगे। श्रेणी व्यवस्था असल में एक व्यापार का एक समूह है, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है। ठीक है, जो कि व्यापार से सारे संबंधित नियम बनाएगा, लोन देगा, हेल्प करेगा, सब चीज इसमें देखेंगे हम क्या होती है। ठीक है, वेसस विष्टि क्या होती है देखेंगे, कि वन वर्ड में पूछते हैं कई बार, किस काल में विष्टि क्या होती थी, वेसस क्या होता था, कि श्रेणी के प्रमुख को क्या बोलते थे, श्रेणी के न्यायालय को क्या बोलते थे, धर्म को क्या बोलते थे, बल को क्या बोलते थे, इस बारे में वो बात करेंगे। ठीक है, वन वर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो एक बार इसकी आर्थिक व्यवस्था लिख लेते हैं हम। थोड़ा सा प्रशासन में आपको एक दो वो लिखा दूंगा, कौन से ऑफिसर होते थे। फिर ये चैप्टर खत्म, फिर हम सीधे बुद्ध और जैन पे आ जाएंगे। ठीक है, बुद्ध और जैन आपको पता ही है कि प्री में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिखना आप अर्थव्यवस्था में। हम पैराग्राफ चेंज करके उद्योग के बारे में बात करेंगे। लिखना इसमें, इस काल में, इस काल में उद्योग एवं शिल्पकला, उद्योग एवं शिल्पकला काफी उन्नत अवस्था में था। काफी उन्नत अवस्था में था इस काल में। व्यापारियों के कई समूह बन गए, काफी समूह बन गए, जिन्हें श्रेणी कहा गया है, जिन्हें श्रेणी कहा गया है। श्रेणी के अध्यक्ष को, श्रेणी के अध्यक्ष को प्रमुख, प्रवरा एवं ज्येष्ठ कहा जाता था। श्रेणी के अध्यक्ष को प्रमुख, प्रवरा एवं ज्येष्ठ कहा जाता था। प्रवरा है, प्रवरा नहीं है, प्रवरा तो ऐसे लिखेंगे ना। प्रवरा, 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 प्रमुख, प्रवरा या ज्येष्ठ कहा जाता था। आगे लिखना, इनका, इनका अपना एक न्यायालय होता था जिसे श्रेणी न्यायालय, इनका अपना एक न्यायालय होता था जिसे श्रेणी न्यायालय।
होता था, जिसे श्रेणी न्यायालय कॉमा अपना एक या फिर अपने कुछ नियम कानून होते थे, श्रेणी न्यायालय कॉमा अपने कुछ नियम कानून होते थे, जिन्हें श्रेणी धर्म जिन्हें श्रेणी धर्म एवं अपनी एक सेना होती थी, अपनी एक सेना होती थी, श्रेणी धर्म एवं अपनी एक सेना होती थी, जिसे श्रेणी बल कहा जाता था। श्रेणी बल कहा जाता था। आगे लिखना, इस श्रेणी का मुख्य कार्य या श्रेणी का मुख्य कार्य मुख्य कार्य वस्तुओं की कीमत एवं गुणवत्ता का निर्धारण करना, वस्तुओं की कीमत एवं गुणवत्ता का निर्धारण करना, कॉमा व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराना, व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराना एवं संकट के समय उनकी सहायता करना होता था। संकट के समय उनकी सहायता करना होता था। आगे लिखना इसमें, इसके अतिरिक्त वेसस का उल्लेख भी मिलता है, वेसस का उल्लेख भी मिलता है वेसस का उल्लेख भी मिलता है, जो कि एक समान उद्योग में संलग्नित जो कि एक समान उद्योग में संलग्नित सर एक बार और बोलेंगे, जो कि एक सम्मान। अटैच टू बोल रहा हूँ, संलग्नित मतलब कि उससे एसोसिएटेड बेसिकली एक तरह से ना, या संबंधित लिखने और इजी लग रहा है तो एक समान उद्योग से संबंधित, एक समान उद्योग से संबंधित व्यापारियों की एक गली हुआ करती थी, व्यापारियों की एक गली हुआ करती थी। गली हुआ करती थी। एक लाइन और जोड़ना इसमें, इस काल में मैं भी समझा दूंगा आप लोगों को क्या है। इस काल में विष्ठी शब्द का भी उल्लेख है, इस काल में विष्ठी शब्द का भी उल्लेख है, विष्ठी शब्द का भी उल्लेख है, जो कि शिल्पकारों द्वारा शिल्पकारों द्वारा जो कि शिल्पकारों द्वारा राजा के लिए की गई बेगार, ठीक है, बेगार से संबंधित था। बेगार समझते हो बेगार क्या होता है? काम के बदले बिना पैसे के काम, फ्री लेबर जो होता है ना, फ्री एंड फोर्स लेबर,
कि मतलब आप करोगे फोर्स ऐप पे और फ्री लेबर होगा आपका, इसके मतलब आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो राजा के लिए आप जो मुफ्त में कार्य कर रहे हैं उसे हम विष्टि कहा करते थे। ठीक है, अब देखो आपको समझाता हूं मैं क्या हो रहा है। लिख लिया आपने, बेगार का नाम होकर। अब देखो विष्टि क्या है, विष्टि के लिए एक शब्द होता है इंग्लिश में, दैट इज गिल्ड। इसका मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन है व्यापारियों की। ठीक है, जैसे हम सब व्यापारी हैं, हमने एक समूह बना लिया। ठीक है, मतलब अपने हमारे सबके बेनिफिट एक जैसे ही है ना, हमें सबको एक जैसे बेनिफिट चाहिए, तो हमने एक समूह बना लिया। मैं उसको मान लो उसका अध्यक्ष कोई हो गया, मान लो आप उसके अध्यक्ष, तो आपका नाम प्रमुख प्रवर या ज्येष्ठ अध्यक्ष का नाम रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगी, जितने भी संबंधित कानून है, जैसे कि हम सब व्यापारी हैं, हमारे से जितने रिलेटेड कानून होंगे हम खुद बनाएंगे। एक आरबी रखेंगे कि अपने जाके कोई ट्रेडिंग करने जा रहा है उनकी रक्षा वगैरह हो सके। ठीक है, इसके लिए हम कुछ नियम कानून बनाएंगे। वस्तु किस कीमत पर हम बेचेंगे इसका भी निर्धारण होगा। सोचो हम एक ही जगह में रह के, आप मान लें कि सब हम कपड़ा बेच रहे हैं, कोई 10 में बेच रहा है, कोई 20 में, कोई 30 में, तो मार्केट में क्या होता है, बेसिकली कंपटीशन बहुत वाइड हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता, सबका एक दाम रहेगा, एक क्वालिटी रहेगी। इसके संबंधित नियम कानून बनाने का काम श्रेणी का होता था। ठीक है, और इसमें कुछ विवाद होता था तो इसके लिए इतना एक न्यायालय था, राजा के पास नहीं जाते थे, अपना न्यायालय था इनका, श्रेणी न्यायालय। और किसी को कुछ पनिशमेंट देना था तो अपनी सेना भी होती थी श्रेणी पर। ठीक है, लोन वगैरह भी देता था। और किसी व्यापारी की अगर मृत्यु हो जाती है असमय, तो उसे आगे चल के उसके परिवार को भरण पोषण करना, पालन पोषण करना, ये भी श्रेणी देखती थी। ठीक है, तो ये एक काफी अच्छी चीज थी। तो ये श्रेणी जो व्यवस्था है महाजनपद काल की या प्री मॉडर्न काल की एक बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। ठीक है, अब देखो वेसस क्या है। वेसस वो एक गली है जहाँ पे एक जैसे काम करने वाले व्यापारी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देहरादून से होंगे तो आप देखेंगे पलटन बाजार, सुना होगा आपने नाम, पलटन बाजार पे रामा मार्केट है। ठीक है, रामा मार्केट में शादी से संबंधित खरीदारी होती है, शादी, शादी के कार्ड वगैरह। तो ऐसी एक गली मान लो तो वेसस हो गई। ठीक है, एक जैसे डिस्पेंसरी रोड देखिए आपने, डिस्पेंसरी रोड में शुरू में देखना किताबों की दुकान हुआ करती थी, अब तो काफी वर्सेटाइल हो गया हो, तो वैसी एक गली वेसस होती थी। ये वेसस है। ठीक है, तो एक जैसे जो ट्रेड में संलग्न लोग हैं उन्हें उस गली को हम वेसस कहते थे। और विस्ट्री क्या होगी, ये विस्ट्री आपकी फोर्स्ड लेबर का फॉर्म है। ठीक है, फोर्स्ड लेबर मतलब बेगार जिसे बोलते हैं ना, कि राजा के लिए आपको ऐसा होता था कि राजा के लिए जब मैं शिल्पकार हूँ, ठीक है, या फिर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं लकड़ी की नक्काशी करता हूँ, कुछ अच्छे कपड़े बनाता हूँ, तो राजा के लिए 1 या 2 दिन मुझे वहां महीने में वहां जाके फ्री सर्विस देनी पड़ती थी। उनके कपड़े बना दिए या उनके लिए लकड़ी की काश्तकारी कर दी या फिर अच्छे अच्छे कुछ बर्तन वगैरह बना दिए, तो फ्री सेवा होती थी, उसके बदले में मैं पैसा चार्ज नहीं करता था। तो राजा जो काश्तकारों से या शिल्पकारों से या फिर उद्योग वाले से जो फ्री सेवा लेता था, दैट वाज मिस्टी। क्लियर इतना? तो ये इनका जो जो हमने देखा, ये इनका शिल्प कला उद्योग थी। एग्रीकल्चर हम कल देख लिया था, कृषि कैसी होती थी, शिल्प कला उद्योग हमने देख ही लिया। अब मैं पहले ही बोल चुका हूं, इसमें श्रेणी जो है, श्रेणी से संबंधित काफी क्वेश्चन आते रहे हैं पहले भी। ठीक है, अब इनकी हम व्यापार की बात करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अगर कृषि का उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है, उद्योग बहुत फलीभूत हो रहे हैं, काष्ठ कला, शिल्प कला बहुत उन्नत अवस्था में है, तो जाहिर सी बात है आपका व्यापार भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन है सब चीज का। आप बाहर बेचेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये इनका व्यापार भी बहुत अच्छा था। और व्यापार में जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर आपको लिखने हो, मेंस वगैरह में लिखोगे, तो सबसे पहले ये याद रखना कि दोनों रूट लिखना, कि सी एंड रोड, कि व्यापार क्या सड़क एवं समुद्री मार्ग दोनों से हो रहा है। ठीक है, इसमें हम वस्तु वगैरह तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पे ना देखो व्यापारी, आपने वो देखा कारवां देखा है? कारवां पता है आपको क्या होता है? हाँ? कारवां क्या होता है? काफिला, हाँ, क्या होता है कारवां या काफिला? हाँ, बहुत सारे लोग जाते हैं। ठीक है, तो वो शब्द बेसिकली कारवां है। ठीक है, काफिला थोड़ा उर्दू वर्ड है, हम कारवां बोलते थे। ठीक है, ये हिंदी शब्द है बेसिकली। ठीक है, हम कारवां यूज करते थे। होता क्या है कि जैसे कि व्यापारी हैं हम, ठीक है, मैं व्यापारी हूँ, तो व्यापारी कैसे जा रहे हैं, व्यापारी, एक व्यापारी ने जाकर, व्यापारी का समूह है मान लो पूरा, सो हम सब लोग व्यापारी है, हमारा काम क्या है, एक चीज को यहाँ से खरीदना, कहीं और पे बेचना। तो हम क्या पूरा अपना एक बैलगाड़ी वगैरह का समूह बना के रहेंगे, उसमें अपने खाने पीने का सामान, टेंट वेंट रखेंगे, और एक जगह से दूसरी जगह घूमते जीवन जीते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ से कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे, वहां से एक्सपोर्ट करेंगे। बता दी गुरु जी, हम भी कोई आता है ऐसे छुप छुप के देख रहे हो, बस बता ही देते कि आ गया वहां पे कोई। ठीक है, इस कारवा को ना इस काल में बोला जाता था सर्थ। सर्थ, ठीक है, था ये, इस कारवा को बोलते थे सर्थ, कि सर्थ जा रहा है। और इस कारवे का जो अध्यक्ष होता था उसका नाम होता था सर्थ वाह। समझ रहे हो?
हम इसकी बात कर रहे हैं ट्रेड की, कि कारवा जो मूव करता था शर्त में करता था, इसके अध्यक्ष को शर्त वहां कहते थे। और मैं बता ही चुका हूं, इस समय व्यापार के लिए कॉइन यूज होने लगे थे, ठीक है, सिक्के होने लगे थे यूज। इनका नाम आहत सिक्के है, सिल्वर के बनते थे, इस पे पेड़ या किसी पशु पक्षी का चिन्ह हम मुद्रित कर देते थे, ठीक है। और इन कॉइन का इंचार्ज एक बैंकर होता था, उस बैंकर को हमने इस काल में कहा है श्रेष्ठिन, ठीक है। इस शब्द को भी याद रखना, श्रेष्ठिन एक तरीके से एक बैंकर हो गया, ठीक है, जो कि इन सिक्कों का आदान प्रदान करने में सहायता कर रहा है। क्लियर है आप लोगों को? इतना क्लियर है? तो लिखते हैं, अब अगला पैराग्राफ चेंज करना, हम थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं, व्यापार के बारे में। हाँ, लिखना इसमें, कृषि एवं उद्योग के, कृषि एवं उद्योग के कृषि एवं उद्योग के उन्नत अवस्था के कारण, उन्नत अवस्था के कारण व्यापार भी अच्छा था, व्यापार भी अच्छा था। आगे लिखना, यह व्यापार, यह व्यापार सड़क एवं समुद्री दोनों मार्गों से होता था, अच्छा था। फिर आगे लिखना, यह व्यापार, यह व्यापार सड़क एवं समुद्री दोनों मार्ग से हुआ करता था, सड़क एवं समुद्री दोनों मार्गों से हुआ करता था। आगे लिखना, व्यापारी प्राय, व्यापारी प्राय समूहों में, समूहों में जाया करते थे, समूहों में जाया करते थे। इस समूह को शर्त कहा गया है, इस समूह को शर्त कहा गया है, एवं इसके अध्यक्ष को शर्तवाह, एवं इसके अध्यक्ष को शर्तवाह। ठीक है, आगे लिखना, इस काल में व्यापार, इस काल में व्यापार सिक्कों के माध्यम से होता था, सिक्कों के माध्यम से होता था। और भारतीय इतिहास में पहली बार, और भारतीय इतिहास में पहली बार भारतीय इतिहास में पहली बार प्रयुक्त हुए इन सिक्कों को, हुए इन सिक्कों को आहत सिक्के, ठीक है, आहत सिक्के, आहत सिक्के, इंग्लिश में लिख लेना पंच मार्क कॉइन, पंच मार्क्ड कॉइन। और भारतीय इतिहास में प्रयुक्त हुए इन सिक्कों को आहत सिक्के या फिर पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाता था। पंच मार्क कॉइन कहा जाता, आहत सिक्के या फिर पंच मार्क कॉइन कहा जाता था। इसमें लिख लिया ना, इंग्लिश में भी लिख लेना पंच मार्क कॉइन, ठीक है, कोई पूछ सकता है। आगे लिखना, ये सिक्के प्राय, ये सिक्के प्राय चांदी के होते थे, प्राय मतलब जनरली या यूजुअली वाला प्राय, प्राय चांदी के होते थे। और इन सिक्कों पर, इन सिक्कों पर, इन सिक्कों पर पेड़, पहाड़, पेड़, पहाड़,
बैल, बैल, मछली इत्यादि के चित्र, इत्यादि के चिन्ह लिख दो, एक तेरी बात है, इत्यादि के चिन्ह या चित्र मुद्रित हुआ करते थे। मुद्रित हुआ करते थे। एक लाइन और जोड़ना इसमें। इस काल के बड़े व्यापारी, इस काल के बड़े व्यापारी इस काल के बड़े व्यापारी बैंकर की तरह कार्य किया करते थे। बैंकर जो होते हैं, हाँ, बैंकर की तरह कार्य किया करते थे। और इन्हें और इन्हें इन्हें श्रेष्ठिन कहा जाता था। ठीक है, इन्हें श्रेष्ठिन कहा जाता था। और इन्हें श्रेष्ठिन कहा जाता था। ठीक है, ये लिखा, एक लाइन जोड़ देना इसमें लास्ट में। यह काल, यह काल अपने एक विशिष्ट मृदभांड के लिए भी जाना जाता है। अपने एक विशिष्ट मृदभांड के लिए भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया, आपको याद नहीं होगा लेकिन इसकी मृदभांड को ये बोलते हैं ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? इस काल में मृदभांड होता है ना, एनबीपीडब्ल्यू, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, या फिर इंग्लिश में लिखना तो लिख लो आपसे, वेयर, वेयर मतलब बर्तन। ठीक है, इसका इंग्लिश में लिख लो एनबीपीडब्ल्यू का, और हिंदी में बता रहा हूं, उत्तरी, उत्तरी, उत्तरी काले रंग के, काले रंग के मृदभांड, उत्तरे काले रंग के मृदभांड। क्लियर है? हम्म। हाँ देखो, हुंडी सिस्टम इस काल में शुरू हो जाएगा, थोड़े बाद में आएगा, क्योंकि ना मौर्य काल में आ जाएगा पूरे ढंग से। हो गया था शुरू, क्योंकि हुंडी, जो हुंडी सिस्टम था ना, उसके व्यक्ति को श्रॉफ बोलते थे। श्रॉफ ये वाला होता ना, जैकी श्रॉफ सुना आपने? ठीक है, तो अभी जो है, अभी ये बिल्कुल इनिशियल अवस्था में है। तो बड़े बड़े व्यापारी ही बैंकिंग का काम कर रहे हैं। जब व्यापार बहुत बड़ा हो जाएगा ना मॉडर्न काल में, तो बिल्कुल ये सिक्के विक्के और इन सब के लिए शुरू हो जाएगा एक हुंडी सिस्टम। हुंडी सिस्टम जिसके इंचार्ज को हम श्रॉफ कहते हैं। ठीक है, तो वो आगे मॉडर्न काल में आ जाएगा। ऐसे काल नहीं पूछेंगे इसमें कभी। काल पूछेंगे, सिक्के का पूछेंगे, सिक्के का पक्का है में कि महाजनपद काल में सिक्के आए थे। हुंडी सिस्टम एज इट इज हम किसी मॉडर्न काल का नहीं कह सकते, क्योंकि देखो सिस्टमेटिकली देखो तो यहाँ पे शुरू हो चुका है, बैंकिंग शुरू हो गया तो हुंडी सिस्टम शुरू हो गया। हुंडी आप लोगों को नहीं पता ना किसी को? अब मैं आपको बाद में बता, आपको पता है हुंडी? आपको कैसे पता है? आपने पढ़ा पहले? अच्छा अच्छा, बताया जो मैंने एक बार, हुंडी सिस्टम क्या होता है? तेज बोलना थोड़ा। ठीक है, आप समझोगे नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखो हुंडी सिस्टम क्या होता है, वो आप लोग स्मगलिंग की जरूरत समझोगे। देखो होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ। देखो एक प्लेस है ए, ठीक है, मान लो ये प्लेस देहरादून है, ठीक है, और दूसरा प्लेस है बी, ये है आपका बॉम्बे। ठीक है, मैं एक व्यक्ति हूँ, मुझे अपना सामान देहरादून से जाके बॉम्बे में बेचना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं गया यहाँ से, मैंने अपना सामान यहाँ से लेके गया और यहाँ पे बी को बेच दिया। इसके बदले में बी ने मुझे रुपये दिए, ठीक है, सोने के सिक्के वगैरह दिए। अब मुझे बॉम्बे से देहरादून आना है। ठीक है, इतने बड़े रास्ते में लूट खसोट का डर होता था।
ठीक है। तो यहाँ पे एक श्रॉफ, हुंडी व्यवस्था मतलब यहाँ पे एक श्रॉफ एक व्यक्ति था, मतलब इनका ट्रेड था, मतलब एक पोस्ट थी, यहाँ पे एक श्रॉफ बैठा है, यहाँ पे एक श्रॉफ बैठा है, इन दोनों के आपसी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक नोट बना के दे देगा, कागज में लिख के दे देगा कि ये व्यक्ति फला फला व्यक्ति को आपको इतने इतने रुपए देने हैं, ठीक है, ये जेब में रख लूंगा मैं, और ये लाके मैं इसे दूंगा और इसके बदले में इससे पैसे प्राप्त कर लूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, मैं पैसे के इधर से उधर ले जाने से बच गया, ठीक है। चेक सिस्टम बोल सकते हो, पर यहाँ पे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, बैंक श्रॉफ क्या हो रहा है, हुंडी क्या है, बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम तो है कि यहाँ से चेक लिया वहां दे दिया, वहां से चेक लिया यहाँ पे ले दिया। तो वो हुंडी सिस्टम या श्रॉफ सिस्टम, जब ये अभी महाजनपद काल में जो हम कर रहे हैं, अभी व्यापार बढ़ रहा है अच्छा, लेकिन जब चरम पे पहुंच जाएगा तब ये हुंडी सिस्टम में श्रॉफ एक पोस्ट हो जाएगी कि एक देहरादून का श्रॉफ है, चेन्नई का है, बैंगलोर का है, तो ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे कि सोचो ये तो मैं बेचने जा रहा हूँ, मान लो मुझे देहरादून से बी जाना है सामान खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए जाना है। अब मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे से मैंने काफी सारा सामान ले लिया, इसके बदले मैंने 2,000 रुपये देना है मुझे उसे, ठीक है। तो मैं पैसे लेके जा नहीं रहा उतनी दूर, मैं ऐसे 2,000 रुपये का एक पेपर दे देता हूँ कि देहरादून के स्टॉफ ने दे रखा, आप उससे कलेक्ट कर लेना, वो पैसे लेता था, अब मेरे यहाँ पेमेंट हो जाता था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके अपना पेमेंट कर दूंगा, इसका वो पेमेंट खुद देखेगा। बैंकिंग सिस्टम बेसिकली चेक वाला सिस्टम, क्लियर है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। मौर्य काल में भी इसकी थोड़ी बात करेंगे, तो उसमें तब आएगा। अभी तो ये बैंकिंग व्यवस्था अभी तो बिल्कुल परिपक्व में आ जाएगी, तो एक स्पेशल बैंक बन जाएंगे। लेकिन अभी महाजनपद काल में जो हम पढ़ रहे हैं, व्यापार व्यवस्था शुरू हो रही है, तो बड़े बड़े व्यापारी जैसे मैं हो गया, मेरा बहुत रुतबा है, मेरा नाम है, तो मैं श्रॉफ का काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बैंकिंग का काम कर रहा हूँ कि मैं अपने नाम पे सिक्के जारी कर रहा हूँ, समझ रहे हो। कि मैं सोचो देहरादून का सबसे बड़ा व्यापारी हो, आप छोटे छोटे व्यापारी हो, आपको गुजरात जाके कुछ चीज लेके आनी है, तो मैं क्या अपने सिक्के जारी कर दूंगा, मेरा नाम जो बडोनी कॉइन, मेरा हो गया बडोनी कॉइन हो गए, मैंने एक दो सिक्के आपको दिए, दो आपको दिए, दो आपको दिए, तो अब गुजरात के उसके बदले में सामान लेके आ गए। अब वो जो गुजरात का व्यापारी जिससे अपने सामान लिया, वो मुझसे कांटेक्ट करेगा कि इतने कॉइन पड़े, इसके बदले में गोल्ड दे दो मुझे, मैं बोलूंगा आ जाओ मैं देता हूँ तुम्हें, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बोलते नहीं, कहावत है ना कि मेरा सिक्का चलता है, तो यही तो मेरा सिक्का चलता है कि मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ कि मैंने जो सिक्के आपको जारी कर दिए, सिक्के आपके गुजरात, बॉम्बे, चेन्नई, हर जगह चलेंगे, ठीक है। तो ये व्यवस्था आगे चल के बैंकिंग व्यवस्था में हो जाती है, फिर इसे हमें हुंडी या श्रॉफ वगैरह बोल देंगे, ठीक है। क्लियर आप लोगों को, आपको क्लियर, आपको डाउट हो गया, ठीक है। तो ये था, इतना क्लियर है। तो इनकी आर्थिक व्यवस्था थी, इनकी पॉटरी याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि एनबीपीडब्ल्यू किस एज की है, तो महाजनपद एरा लिख देना या फिर इसे मौर्यन काल लिख देना, दोनों में आती है, मैंने आपको पहले दिन बताया था, क्लियर है इतना। थोड़ा सा इनके एक पैराग्राफ इनके प्रशासनिक व्यवस्था में लिख दो, खत्म हो जाएगा फिर ये। हाँ हाँ, एक हेडिंग डाल दो, कौन सा काल लिख रहे हैं हम, पूर्व मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक या राजनीतिक व्यवस्था एक ही चीज है। लिखना इसमें, इसमें लिखना, राजा, राजा प्रशासन के केंद्र में था, प्रशासन के केंद्र में था, इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए कुछ मंत्री नियुक्त थे जिन्हें मंत्रिन कहा गया है, कुछ मंत्री नियुक्त थे जिन्हें मंत्रिन कहा गया है, जिन्हें मंत्रिन कहा गया है। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त प्रशासनिक नियंत्रण के लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त थे, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त थे जिन्हें महामात्र कहा गया है, जिन्हें महामात्र कहा गया है, भी नियुक्त थे जिन्हें महामात्र कहा गया है। आगे लिखना, ग्राम का प्रशासन, ग्राम जिन्हें का, जिन्हें महामात्र कहा गया है,
गांव का प्रशासन या ग्राम का प्रशासन, ग्राम का प्रशासन। सामान्यता, ग्राम भोजक, सामान्यता ग्राम भोजक या ग्रामीणी के हाथों में हुआ करता था। ग्राम भोजक या ग्रामीणी के हाथों में हुआ करता था। आगे लिखना। इस काल में मुख्यतः दो कर, इस काल में मुख्यतः दो कर लिए जाते थे जो कि निम्न है। जो कि निम्न है। पहला है बलि। बलि जो कि कृषकों से लिए जाने वाला कर था। मुख्यतः दो कर लिए गए हैं। पहला है बलि जो कि कृषकों से लिए जाने वाला कर है और इससे संबंधित अधिकारी को, और इससे संबंधित अधिकारी को बलि साधक कहा करते थे। यह बलि, ये कृषकों से लिए जाने वाला कर है, कृषकों से लिए जाने वाला कर है, और इससे संबंधित अधिकारी को बलि साधक कहा करते थे या फिर बलि साधक कहा जाता था। बलि साधक कहा जाता था। दूसरा कर लिखना। दूसरे कर का नाम है शुल्क। शुल्क या इसके आगे लिखना, यह व्यापारियों से लिए जाने वाला कर था। शुल्क या व्यापारियों से लिए जाने वाला कर था और इससे संबंधित अधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहते हैं। अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष कहते थे। हाँ, हाँ, शुल्क व्यापार से ले जाने वाला कर था और इससे संबंधित अधिकारी को शुल्का अध्यक्ष कहते थे। क्लियर इतना आप लोगों को? ठीक है, समझिए आप लोग। ठीक है। तो ये इनकी इकोनॉमिक सिस्टम था, कुछ टैक्सेस मैंने आपको लिखा है। तो ये देखो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज फिर बताता हूँ। मैं आपको बहुत स्ट्रीमलाइन उसमें पढ़ा रहा हूँ, तो आप वैसे इसे थोड़ा याद कर लो तो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, हम पूर्व मौर्य काल पढ़ रहे हैं। इसमें देखो हमने महाजनपद काल पढ़ा। ठीक है, और हमने अभी क्या देखा, इसमें विदेशी आक्रमण देख लिए। हमने इसकी सारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सारी व्यवस्था देख ली। ठीक है, अब जो आता है वो है धार्मिक आंदोलन। इस चैप्टर में धार्मिक आंदोलन। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, वो याद रखना अभी। पूर्व मौर्य काल का जो टाइम पीरियड है, मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ कि 600 से लगभग लगभग 300 बीसी तक हम मानते हैं। ठीक है, इसे हम पूरे को सम्मिलित रूप से पूर्व मौर्य काल कहते हैं। लेकिन पूर्व मौर्य काल को अगर कह सकते हैं तो इसे महाजनपद काल भी कहा जाता है। ठीक है, महाजनपद काल, पूर्व मौर्य काल को महाजनपद काल भी कहते हैं। हालांकि इसमें कुछ विदेशी आक्रमण और धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे हम। और इस धार्मिक आंदोलन में हम क्या पढ़ेंगे, एक आपका बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, और जैन धर्म हो गया। इसके अलावा ना कुछ अलग से पंथ भी पढ़ेंगे। पंथ पता ना आपको, छोटे मोटे पंथ होते हैं ना, जैसे पंथ कुछ मतलब जो धर्म का स्थान नहीं बना पाए पूरा, छोटे मोटे, उनके काफी अच्छी फॉलोइंगशिप है। तो इसमें आजीवक वगैरह वगैरह, मस्करी पुत्र घोषाल वगैरह कुछ व्यक्ति आएंगे जो अपनी अपनी बातें बताएंगे और लोग उन्हें फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एज ए धर्म के रूप में स्थापित नहीं हुए। धर्म के रूप में केवल बौद्ध और जैन ही स्थापित हो पाए। बाकी कुछ पंथ की भी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड आ जाते हैं कि मस्करी पुत्र घोषाल ने कौन सा दिया था, आजीवक संप्रदाय किससे संबंधित है, ये कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हम इस पे कर लेंगे। क्लियर आप लोगों को? ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आता पता नहीं चल रहा है या थोड़ा बहुत चल रहा है? आप पहली बार तैयारी कर रहे हो? आपने ग्रेजुएशन कर लिया है? क्या किया है? अच्छा, आपका कॉमर्स ही रहा है, आपका आर्ट्स नहीं है। आपने बीकॉम ये डीवीसी वगैरह से किया कहीं से? कहाँ से किया है?
एमपी से हैं आप? अच्छा, तो आपने इतिहास वगैरह कुछ आइडिया है आपको? इतिहास कुछ आइडिया, इतिहास पॉलिटी वगैरह? अच्छे बीच में आए ना इसमें आप, बाकी समझ में आ रहा है आपको, पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह जो चल रहा है? इतिहास में हम ना बीच में आए, अभी महाजनपद काल में आए। मैंने आपको स्ट्रीमलाइन दी थी ना बना के। एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं, हम पाँच, हमने 5 लाख ईसा पूर्व या बीसी से शुरू किया था। हम काफी हद 300 बीसी तक आ चुके हैं, तो इसके बीच में कुछ इतिहास से संबंधित चैप्टर है, वो हमने किए हैं, तो हमारी स्ट्रीमलाइन में चल रही है। तो अभी ये हम समझ लो कि ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, और राजनीतिक व्यवस्था का इवोल्यूशन हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है। इसके बाद ना ये देखो आखिरी, यहाँ तक आपको देखो थोड़ा बीच में दे। अब जो हमारा ये चैप्टर है ना, धार्मिक आंदोलन, ये वो फेज है जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। ठीक है, तो ये भी ये आपको थोड़ा समझ में आने लग जाएगा। बौद्ध धर्म जैन धर्म को सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये अब क्यों धर्म आते हैं, क्या इसके कारण रहे। ठीक है, देखो हमारे उस टाइम पे हमारे पे कौन सा धर्म था? हिंदू धर्म था केवल, उसमें कोई धर्म नहीं होता था, भारत में हिंदू धर्म था। ठीक है, तो क्या जरूरत ऐसे आन पड़ी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय भारत में हुआ? इन कारणों पे बात करेंगे हम। कुछ इस पे लिखेंगे हम कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या सिमिलैरिटीज है, समानताएं क्या है, कुछ असमानताएं क्या है। और फिर मैं बात करेंगे बौद्ध धर्म की, महात्मा बुद्ध, उनका जन्म, उनके जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे, उनकी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। सेम फिर हम जैन धर्म उठाएंगे कि जैन धर्म में महावीर जैन की जन्म लाइफ साइकिल कैसी थी, क्या क्या उन्होंने किया, क्या उनकी शिक्षाएं थी भारत में जैन धर्म के पतन के कारण। ठीक है, फिर थोड़ा पंथ कर देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। क्लियर है आपको? थोड़ा आइडिया लग रहा है आपको? थोड़ा अब धीरे धीरे आप इस चैप्टर से आप थोड़ा ध्यान देना, आपको थोड़ा समझ में आएगी चीजें। ठीक है, जैसे महाजनपद काल में अभी पढ़ा ना हमने कि इतिहास में पहली बार सिक्कों का प्रयोग हुआ। इससे पहले इतिहास में जब भी व्यापार होता था, सिक्के का प्रयोग नहीं होता था। अदला बदला प्रणाली होती है, जिसमें बार्टर सिस्टम कहते हैं, एक चीज देके दूसरी चीज लेना। आपका हिंदी मीडियम है वैसे? पढ़ा भी हिंदी मीडियम में? इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है या फिर चल जाएगा मामला ठीक ठाक? थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, तो जहाँ नहीं आएगा तो पूछ लेना उससे आप। इतना क्लियर आप लोगों को? ठीक है, तो ये हम 2 चैप्टर इसमें कर चुके हैं इस टाइम पीरियड में। अब हम ये सब देखेंगे, धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालना आप, धार्मिक आंदोलन। पूर्व मौर्य काल में, पूर्व मौर्य काल के धार्मिक आंदोलन। पूर्व मौर्य काल के धार्मिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे। आपकी क्लास से भी? आप क्लास करेंगे अभी? आप आगे आ जाइए, पीछे तक आवाज नहीं आएगी। नहीं, यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे जगह खाली है। ठीक है, ठीक है, आप बैठ जाओ ना, हम वो शुरू कर रहे हैं। आपने पढ़ा पहले कभी हिस्ट्री वगैरह? ठीक है, आपने बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में सुना है? ठीक है, तो हम वही चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हैं, धार्मिक आंदोलन वाला, कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत में क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इनकी पूरी कहानी क्या है, कौन किस किन महान व्यक्तियों ने इसका प्रतिपादन किया है, और क्या क्या इनकी शिक्षाएं थी, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो हम हेडिंग देंगे धार्मिक, आप भी लिख लो, हेडिंग है धार्मिक आंदोलन। ठीक है, हम इस काल में जो धार्मिक आंदोलन है इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इसमें धार्मिक आंदोलन होते हैं। लाइट चली गई थी, लाइट आ गई, बड़े अचंभित हो रहे हो कि लाइट आ गई। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो इसमें सब हेडिंग देना है इसमें, ये तो हेडिंग है हमारी मेन, सब हेडिंग देना। भारत में, भारत में, हाँ, ये पूरा टाइम पीरियड है। देखो मैंने अभी बताया ना आपको कि इस पूरे 600 से 300 एडी में, इस बीच क्या हो रखा है, 16 महाजनपद हुए, इनमें से मगध सबसे ऊपर आया। ठीक है, हमने तीनों वंश पढ़े, हर्यक, शिशुनाग, नंद। ठीक है, वहां पे हमने खत्म किया। फिर इस बीच विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, पर्शिया क्या है, और यूनान क्या है, ग्रीस क्या है। ठीक है, फिर हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री छोड़ी,
इसी टाइम पे भारतीय समाज में कुछ धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ देखो, मैंने बताया आपको कि सिकंदर भारत में 326 बीसी में आया। फिर मैंने वहां पे कहानी छोड़ दी थी। मैंने कहा था कि हर एक शिशु नंद पढ़ाए थे मैंने, कि धनानंद और लास्ट कौन था, धनानंद था, और यहाँ पे कौन था, सिकंदर था। इनकी समाप्त तो हुई। मैंने पॉलिटिकल लड़ाई छोड़ दी थी। मैंने कहा था कि ये बात फेस पूरा करेंगे। अब क्या है, भारत में जो वो है हमारे मौर्य साहब, वो 321 बीसी में राजा बनते। तो ये जब चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा ना, फिर हम फिर से वापस आ जाएंगे मौर्य काल पे, कि सिकंदर ने जब धनानंद को हराया, नहीं सॉरी, सिकंदर जब ब्यास नदी से वापस चले गया तो धनानंद थोड़ा कमजोर पड़ गया था। मैंने कल लिखा था ना उसके आक्रमण का प्रभाव, कि उत्तर पश्चिमी भारत में एक राजनीतिक शून्य आ गया था। फिर वहां से कंटिन्यू करेंगे कि चंद्रगुप्त ने इसका फायदा उठाया चाणक्य की सहायता से, और एक एक करके सभी राज्यों को जीता है, बड़े मौर्य साम्राज्य बना। ठीक है, तो हाँ, तो ये कहानी वहां पे हमने इसलिए छोड़ी है क्योंकि अगर मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री आगे बढ़ाता ना, तो हमारी धार्मिक आंदोलन छूट जाते। और धार्मिक आंदोलन छोड़ के सोचो मैं मौर्यन पढ़ा के वापस आता है, मौर्यन खत्म होते हैं 126 186 बीसी में। अब 186 बीसी से वापस आता है कि 600 बीसी की बात करते हैं, तब फिर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कहाँ चले गया फीस बीच का। तो ये जब चल रहा है ना, सब सीधे चाप में चल रही है। पॉलिटिकली तो देखो 16 महाजनपद आपस में लड़ रहे हैं, सिकंदर आक्रमण कर रहा है, ईरान से आक्रमण हो रहे हैं। लेकिन समाज में देखो क्या हो रहा है, समाज में 4 वर्ण थे हमारे, आपस में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, विभेद चल रहा था। हम देख ही चुके हैं शूद्रों की क्या स्थिति थी, जो बोल सकते हैं महिलाओं की स्थिति थोड़ा खतरनाक थी, है ना। तो बुरे हाल थे ना। तो फिर क्या हुआ कि इससे एक रिटेलिएशन हुआ कि भैया समाज की बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। बहुत, अब सोचो ना, शूद्र और जो महिला है वो आधी आबादी से ज्यादा है। इनके साथ आप विभेद कर दोगे कि आप पढ़ नहीं सकते, आप शिक्षा नहीं ले सकते, ठीक है, आप पे कितनी सारी सीमाएं थी, बाहर नहीं निकल सकते, ये नहीं वो नहीं, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं वुमेन को, ये सब चीजें हो रही है। तो क्या हुआ, कुछ समाज से निकल के कुछ महान लोग आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर जैन भगवान हो गए। तो ये लोग आते हैं और लोगों को ऑल्टरनेट देते हैं, क्योंकि देखो महिलाओं की और शूद्र की स्थिति क्यों खराब हुई, क्योंकि हमारे धर्म में कुछ गलतियां थी, है ना, कमजोरियां थी, फ्लॉस थे। तो इसके ऊपर ध्यान किसने दिया, इन महान लोगों ने। और लोगों को एक नया रास्ता सुझाया कि देखो हम आपको कुछ सीख दे रहे हैं, उन सीख को अपनाओ, आपको मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि सारा चक्कर क्या है, मोक्ष पाने का। जब ब्राह्मणों ने बोला कि शूद्र शूद्र रहेगा, सबसे नीचे वाला काम करेगा, क्यों मान रहे उनकी बातें, क्योंकि ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण भगवान का एक रिप्रेजेंटेटिव है, कि भगवान की बातें बोल रहा है कि आप ये करो तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो कोई बेचारा शूद्र वगैरह या फिर महिलाएं जो है, वो उसी निर्बंधन में काम कर रही है, वैसी विभेद सह रही है कि चलो इस ये सब करने के बाद हमें मोक्ष प्राप्ति तो हो ही जाएगी। तो इसलिए कर रहे थे। तो जब महात्मा बौद्ध और महावीर जैन साहब आए, तो इन्होंने कहा देखो आपको मोक्ष प्राप्ति का ये चारा नहीं है, मोक्ष प्राप्ति आप वैसे भी कर सकते हो, अच्छे ढंग से रहो, अच्छा कार्य करो, पाप मत करो, ये सब चीज की शिक्षाएं देंगे। और लोग फिर इनके धर्म में शामिल हो जाएंगे, खासतौर पर कौन, शूद्र और महिलाएं, क्योंकि इन्हीं का स्थान नहीं था हिंदू धर्म में ना। हिंदू धर्म में देखो ब्राह्मण क्षत्रिय के तो मजे थे, क्षत्रिय क्या है, राज कर रहे हैं, ब्राह्मण भी उनके थ्रू इनडायरेक्टली राज कर रहे हैं, तो इनके तो मजे थे। वैश्य पे थोड़ा निर्बंधन आने शुरू हो गए थे, मैंने पढ़ाया था भी आपको, कि उनके जो व्यापार थे कि समुद्र पार करोगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट पे पैसे नहीं ले सकते, आपको धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो वैश्य, शूद्र और महिलाएं थोड़ा परेशान हो गई थी। इसलिए जब उन्हें एक ऑल्टरनेट दिखा कि बुद्ध और जैन धर्म है, इनकी एक सोच उदारवादी है, तो क्यों ना ये धर्म ज्वाइन किया जाए। तो ये सब एक वो होता है। इतना क्लियर आप लोगों को? ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं धार्मिक आंदोलन। और सबसे पहले हेडिंग देना, भारत में बुद्ध और जैन धर्म के उदय के कारण। क्यों भारत में बुद्ध और जैन धर्म का उदय हो रहा है? नहीं, अभी तक आवाज आती हूँ ना। आज क्लास में नहीं सीमा जी आप? क्लास में से कोई? ठीक है, तो कुछ वो चीजें हैं, तो कारण मैं आपको बता रहा हूँ, कारण लिख लो, ठीक है। ठीक है, कारण लिख लेते हैं कि भारत में क्यों जैन धर्म और बुद्ध धर्म का उदय हो रहा है, बता ही चुका हूँ। प्रीडोमिनेटली या फिर मेन कारण तो धार्मिक ही रहा है, ठीक है। तो एक एक करके लिखना, पहला कारण लिखना। चतुर्वर्णीय वर्ण व्यवस्था के कारण। चतुर्वर्णीय धर्म व्यवस्था के कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण। चतुर, आपका इंग्लिश मीडियम क्या? इंग्लिश मीडियम आपका? तो हिंदी में क्यों कूदा आप भी? क्या लंग की स्टोरी है? चतुर्वर्णीय, एक मिनट है, मैं लगाता हूँ अभी। चतुर्वर्णीय,
ऐसे लिखिएगा ना, देखो चतुर, ताप आएगा, चतुर्वर्णीय, अच्छा वर्णीय होता है ना, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे तो होगा। ठीक है, कौन सा बना दिया शादी वाला? अच्छा वर्णन वाला वर्णीय। ठीक है, लिखो उसमें क्या लिखा है, चतुर्वर्णीय व्यवस्था के कारण समाज में, चतुर्वर्णीय व्यवस्था के कारण समाज में शूद्रों एवं महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। सबसे पहला कारण तो ये, चतुर्वर्णीय व्यवस्था के कारण समाज में शूद्रों एवं महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। अगला पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट, जीवन चक्र में होने वाले, सेकंड पॉइंट लिखना, जीवन चक्र में होने वाले, जीवन चक्र में होने वाले 16 संस्कारों, 16 संस्कारों, कॉमा, यज्ञ अनुष्ठान, कॉमा, यज्ञ, कॉमा, अनुष्ठान एवं अन्य धार्मिक आडंबरों से एवं अन्य धार्मिक आडंबरों से आम जनता त्रस्त हो चुकी थी। त्रस्त हो चुकी थी, त्रस्त, त्रस्त पता आपको? ठीक है, परेशान, बेसिकली एक तरह से परेशान हो चुकी थी, त्रस्त हो चुकी थी। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है ना, आपका भी इंग्लिश मीडियम, आपका नाम क्या है? हाँ जी, आप कहाँ से? पंजाब से, कहाँ से? फिरोजपुर से आप? अच्छा बढ़िया। आपकी हिंदी मीडियम है? हिंदी तो ठीक है ना, पकड़ ठीक है भाषा में? आपके तो गुरुमुखी भी पढ़ते होंगे आप, गुरुमुखी भी पढ़ी होगी आपने, गुरुमुखी आती होगी ना आपको? बहुत बढ़िया, पंजाब पीसेस में बहुत अच्छा स्कोप है आपका, क्योंकि पंजाब पीसेस बाकी बाकी के लोग नहीं दे पाते, उन्हें गुरुमुखी चाहिए होती है, तो किसी को आती नहीं गुरुमुखी, तो पंजाब में क्या है, वहां के पीसेस में अधिकतर पंजाबी लोग भर्ती हो जाते हैं। यहाँ पे जो ओपन कॉम्पिटिशन है ना उत्तराखंड यूपी में, उत्तराखंड यूपी में कोई भी दे सकता है, पंजाब में पेपर देने के लिए आपको गुरुमुखी होना चाहिए, तो वहां पे कंपटीशन बहुत हल्का हो जाता है। तो पंजाब हरियाणा के बहुत मेरे दोस्त बने थे पीसीएस, उत्तराखंड से कम ही आती है। उत्तराखंड में देखो परसों, पंजाब में वो देखो टाइम पीरियड होता है अभी। उत्तराखंड में पता है आपको, परसों हाई कोर्ट ने फिर हड़काया आयोग को कि 2016 के बाद से आपकी भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, किसमें? दरोगा तो है ही, दरोगा छोड़ो, मैं पीसेस की, अपर पीसेस की बात कर रहा हूँ। जो हमारे कार्यक्रम में 2021 से प्री चल रहा है, इसका 3 साल तो हो ही चुके हैं। और जो उससे पहले हुआ था 2016 में होता, तो फाइनल सिलेक्शन 21 में हुआ था, 19-20 में। इससे पहले वाला बैच था, उससे पहले वाला 11-12 में शुरू हुआ था, 16 में खत्म हुआ था। ठीक है, तो टाइम लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपकी हिंदी हिंदी वीक है, थोड़ा इसकी वोकैब ठीक कर लो आप भी, तो दिक्कत आएगी बाद में। ठीक है, हाँ बढ़िया काम करो, सफलता आएगी जल्दी। ठीक है, क्या लिखा हुआ आपने? ट्रस्ट हो चुकी है, तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, वैदिक अनुष्ठानों में, वैदिक अनुष्ठानों में, वैदिक अनुष्ठानों में, आप लिखिए। अच्छा आप, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये लोग भी है ना शुरू में धीरे लिखते थे, बहुत तेज लिखना पड़ेगा आपको पेपर में ना। अच्छा बस, अच्छा अच्छा वैसे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत तेज बोलता हूँ, क्योंकि तेज लिखाने की आदत है। लिखो फिर से, वैदिक अनुष्ठानों में, ऐसे में हम लिख नहीं पाएंगे पूरे। देखिए वैदिक अनुष्ठानों में, हाँ वो हो जाता है, जो फास्ट बोलोगे तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, लिखना, वैदिक अनुष्ठानों में, ठीक है लिखना जरा, थोड़ी बातें मुझे लिखो, वैदिक अनुष्ठानों में दी जाने वाली पशु बलि से,
दी जाने वाली पशु बलि से दी जाने वाली पशु बलि से कृषि की उत्पादकता में कृषि की उत्पादकता में कमी आ रही थी। उत्पादकता में कमी आ रही थी। अगला पॉइंट लिखना। वैश्यों पर वैश्यों पर वैश्यों पर विभिन्न धर्म ग्रंथों ने वैश्यों पर विभिन्न धर्म ग्रंथों ने अनेक निर्बंधन लगाए थे। अनेक निर्बंधन लगाए थे जिस कारण वैश्य भी जिस कारण वैश्य भी वैदिक धर्म से रुष्ट हो गए थे। रुष्ट हो गए थे। अगला रीजन लिखना। वैदिक धर्म में वैदिक धर्म में उदारवादी एवं दार्शनिक विचारों की वैश्विक सॉरी क्या लिखा। वैदिक धर्म में उदारवादी एवं दार्शनिक विचारों की कमी थी। कमी थी, ठीक है। देखो, ये जो रीजन लिखा है, कुछ शॉर्ट में लिखा है, इन्हें देखो अगर एक्सपेंड करोगे तो सिंपल भाषा में समझना कि वैदिक जो धर्म था, सनातन धर्म था, उस समय अत्यंत जटिल हो चला था। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। शूद्रों और महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, हम देख चुके हैं पूरा। ठीक है, उस पर क्या डिस्कस करेंगे। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, शूद्रों की और महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी थी। इसके अलावा वैश्य अभी तक ठीक थे, लेकिन वैश्य ने जैसे पैसा कमाना शुरू किया, अब जब उनमें पैसा आया तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों को लगा इन पे पैसा अगर आ जाएगा तो कल के दिन हमारी सत्ता को चुनौती देंगे। तो ब्राह्मणों ने ग्रंथों में क्या लिखा कि जो वैश्य हैं ये कहीं बाहर जाके ट्रेड ना करे, व्यवसाय ना करे और इंटरेस्ट में पैसा ना दे। ठीक है, ताकि इन पे इतना पैसा ना आए कि हमें चुनौती दे सके। तो वैश्य भी इनसे परेशान हो गए। इसके अलावा देखो, हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा है ना, 16 संस्कार हो रहे हैं, जीवन भर आप संस्कार करके बैठे हो। ठीक है, विवाह के अलग अलग प्रकार हैं, हर चीज में यज्ञ करोगे, अनुष्ठान करोगे, पशु बलि दोगे। ठीक है, तो इस कारण भी लोग परेशान थे। और देखो कि इस काल में हमने देखा कि आर्थिक उत्पादन अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो इंसान को, जो व्यक्ति था, उसे पता चला जो गाय और भैंस या फिर बैल है, ये हमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने में काम आ सकते हैं। ठीक है, हम हल चलाएंगे या फिर दूध दही लाएंगे, इससे कुछ हमें फायदा होगा। लेकिन ये रहने नहीं देते थे इनके पास, कि ब्राह्मण क्या बोलते थे, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, और सबसे पहले आप पशु बलि दोगे। अब पशु बलि ऐसे नहीं कि एक या दो मात्रा में, सहस्त्रों मात्रा में, 100-200 ऐसे पशु बलि दी जाती थी बड़े बड़े यज्ञों में। ठीक है, तो इस कारण पशुधन में भी कमी आ गई थी। तो कृषकों को लगा कि भाई ये धर्म हमारे लायक नहीं है, तो इन्होंने भी इस धर्म के अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया। तो सारे समस्त कारण मिलजुल के क्या हुए, इस समाज में एक टेंशन डेवलप हो गया। ठीक है, मतलब एक ही क्लास में हम सोचो कि दो लोग तो रुष्ट है कि हमसे विभेद हो रहा है, तीन लोग परेशान है कि मुझसे पैसे छीने आ रहे हैं, दो लोग इसलिए परेशान है कि भाई मुझसे सारे काम करा रहे हैं, कुछ भी चाहिए होता है बाहर से पानी लिया, बाहर से बैग लिया, तो ये सब हो रहा है। ठीक है, तो समाज में इतने सारे फ्रैक्शन बन गए, इतने सारे टेंशन आ गए कि सबने कहा कि ये जो धर्म है इसमें कुछ बुराइयां हैं, या तो इसकी बुराइयां हटाओ या फिर हमें अलग धर्म सोचना पड़ेगा। ठीक है, इस कारण हम समाज में महान लोग आते हैं, फिर आगे चल के वो बुद्ध और जैन धर्म आएंगे। क्लियर है। तो ये कारण थे कि समाज में ये हो क्यों रहे हैं। कुछ कारण हम देखते हैं कि बुद्ध और जैन, क्योंकि इस टाइम में बता ही चुका हूं, कई सारे विचारक आए जिन्होंने कहा कि आप ये मार्ग अपना, आपको मोक्ष मिलेगा, ये मार्ग अपना, आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन केवल बुद्ध और जैन धर्म ही पॉपुलर हुए। इनकी पॉपुलैरिटी के क्या कारण रहे वो लिख लेते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को। अगला सबहेडिंग लिखना। भारत में बुद्ध और जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण। भारत में बुद्ध एवं जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण।
ठीक है, कुछ कारण लिख लेते हैं, डायरेक्ट पूछे आते हैं, एक एक करके लिखना। पहला पॉइंट लिखना, महात्मा, सब हेडिंग तो लिखा ही मैंने। हाँ, वो हो गया ना हमारे पूरे पूरे। सब हेडिंग है, भारत में बुद्ध एवं जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण। पहला पॉइंट लिखना, महात्मा बुद्ध एवं महावीर जैन, महात्मा बुद्ध एवं महावीर जैन, जैन दोनों का ही व्यक्तित्व, दोनों का ही व्यक्तित्व करिश्माई था। दोनों का ही व्यक्तित्व करिश्माई था। नहीं नहीं, करिश्मा जादू नहीं होता। देखो मैं बताता हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लोक प्रशासन पढ़ोगे ना आप, तो वहां पर टाइप ऑफ लीडरशिप है, मतलब लीडरशिप पता है आपको, नेतृत्व क्षमता के प्रकार होते हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार होता है। तो एक लीडरशिप होती है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं हम ऐसे, कैरिज्मेटिक लीडरशिप, ठीक है, या फिर करिश्माई नेतृत्व क्षमता। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, उसका व्यक्तित्व इतना धनी है कि प्रभावित हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर जैन हो गए, या फिर महात्मा गांधी भी देखे आपने, कि महात्मा गांधी के कहने पे देखो ना कि उनपे एक पोएम बनी है कि चल पड़े दो पग जहां। मतलब महात्मा गांधी जो बोलते थे, करोड़ों लोग उनके पीछे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था। तो अगर जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, उस नेतृत्व को हम करिश्माई नेतृत्व बोलते हैं। ठीक है, वही बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? देखो आज के टाइम पे, आप देखो अपने अपने लीडर्स की बात है, आज के टाइम पे थोड़ा बहुत जो बोल सकते हैं ना, मोदी जी बोल सकते हैं, क्योंकि जो उनकी वो ऑरेटरी स्किल है ना, जो उनकी जो वो भाषण बोलते हैं अपने, हाँ, जो अपने भाषण बोलते हैं, जो अपने भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो काफी देखा ना उनसे लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। अभी देखो कितने पीएम हमारे रहे हैं, लेकिन उनका स्वागत वैसे नहीं है, रॉक स्टार आ रहे हैं तो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इनसे अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ व्यक्तित्व जो होता है, ऐसे करिश्माई व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो हालांकि मोदी जी थोड़ा बोलेंगे तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट देते हैं। नेल्सन मंडेला भी उसमें लिखे जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोग जो अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करते हैं, तो करिश्माई अब आ रही है ना आवाज आपको ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इस धर्म के लोकप्रिय होने का कारण पहला था कि दोनों का व्यक्तित्व बहुत ही करिश्माई था। दूसरा कारण लिखना, देखिए दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप किसी से बात करो, आप चाहते हो कि वो आपको फॉलो करे या फिर आपकी बात सुने, तो उस भाषा में बात करो जो उन्हें समझ में आए। ठीक है, अगर मैं यहाँ बैठ के हिब्रू में बात करना शुरू कर दूं, किसी को समझ में नहीं आएगी। हिब्रू कहाँ की भाषा है, इससे याद आया, हिब्रू एक भाषा है, पता है आपको? इजराइल की भाषा है, यहूदियों की भाषा हिब्रू है। ठीक है, हिब्रू में बात करो तो नहीं समझ में आएगा। तो देखो उस टाइम पे ना दो भाषा चलती थी, ये हिंदी विंदी सब बात की बात है। उस समय दो भाषा चलती थी, एक थी आपकी, एक भाषा है प्राकृत, एक भाषा है पाली। ठीक है, आप में से किसी को हिंदी साहित्य का होगा तो वो जानेगा प्राकृत पाली। आप क्या हिंदी साहित्य? हाँ, मुंडी ला रहे थे ना, ऐसा मैंने कहा आपकी होगी। अच्छा अच्छा, ऐसा करके। ठीक है, प्राकृत और पाली दो साधारण लोगों की भाषा हुआ करती थी। तो ये आगे चल के आप देखोगे अर्धमगधी वगैरह वगैरह भाषा आएगी, तो इसमें बातें करते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महावीर जैन जो थे, वो प्राकृत में अपने प्रवचन सुनाया करते थे, और महात्मा बुद्ध जो थे, वो पाली में अपने प्रवचन देते थे, लोगों को शिक्षा समझाते थे। तो ये भाषा लोगों को बहुत इजीली समझ में आए कंपेयर टू संस्कृत। हमारे जो वो लिखे गए हैं वेद पुराण वगैरह, संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत देखो हमेशा से विद्वानी की भाषा मानी जाती है। विद्वानी की भाषा क्यों मानी जाती है? क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि उस काल में पढ़ने लिखने का अधिकार केवल ब्राह्मणों तक ही लिमिटेड था। तो संस्कृत किसे आती है? ब्राह्मणों को। ठीक है, इसी में वो प्रवचन सुना रहे हैं। लेकिन जब महावीर जैन और महात्मा बुद्ध आए,
उन्हें लोगों की भाषा में उन्हें समझाया कि आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो, ये यज्ञ वगैरह करना छोड़ो, अच्छी जिंदगी जियो। तो उसमें लोगों को बहुत इजीली समझ में आई। इस कारण ये दोनों धर्म बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गए। ठीक है, इस पे लिखना दूसरे पॉइंट में। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में, महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में एवं महावीर जैन ने, एवं महावीर जैन ने प्राकृत भाषा में अपने प्रवचन दिए। प्राकृत भाषा में अपने प्रवचन दिए। ये दोनों ही भाषाएं, ये दोनों ही भाषाएं आम बोलचाल की भाषाएं थी। ठीक है, एक कारण ये था। तीसरा कारण लिखना, इन दोनों ही धर्म ने, इन दोनों ही धर्मों ने, इन दोनों ही धर्मों ने लौकिक एवं पारलौकिक, लौकिक एवं पारलौकिक, लौकिक एवं पारलौकिक बातों पर ध्यान ना देकर, ध्यान ना देकर जीवन की, जीवन की व्यवहारिक समस्याओं पर ध्यान दिया। जीवन की व्यवहारिक समस्याओं पर ध्यान दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में क्या करते थे, पारलौकिक पारलौकिक बात करते थे। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हम पढ़ते हैं ना द्वैतवाद अद्वैतवाद, कितना कॉम्प्लेक्स चीज है। अगर मैं आके बोल रहा हूँ यहाँ पे, मान लो कि उस काल में हम महाजनपद काल में बैठे हैं, मैं हिंदू धर्म का कोई विद्वान हूँ, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि ये जो आसपास आप देख रहे हो पंखा वगैरह, ये सब मोह माया है, कुछ है नहीं आपको दिख रहा है, सब मोह माया है। एक्चुअली क्या है, हम आत्मा परमात्मा एक ही अंश है, हमें जाके उसमें मिल जाना है। बाकी सब क्या है, मिथ्या है, मोह माया है, सब आज के दिन छोड़ दो। आपको समझ में नहीं आएगा, आप परेशान क्या हो, मेरी बकरी भाग गई भाई, मेरे पानी में खेत खेत में पानी नहीं आया, इस बार फसल नहीं हो रही है, तो ये सब आपके दिमाग में चल रही है, तो आपके ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। वो तो ना खाली पेट चल रहा है यार भाई, बातें कर रही है बड़े बड़े, तो समझ में नहीं आ रही है। तो इसके बदले में महात्मा बुद्ध और महात्मा जान आते हैं, बस सीधी सी बात करते हैं। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि भाई बात बैठ के सुनो यहाँ पे। देखो, एक बात तो मान के चलो कि संसार में दुख है, संसार दुखों से भरा पड़ा है, ये रियलिटी है, पहली बात तो ये मानो। अब दूसरी बात मानो कि इन दुखों से निकलने का एक तरीका भी है, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। तो ये बात बहुत इजीली उन्होंने कही, तो इजीली समझ में आई। तो इस कारण भी लोगों का ध्यान हिंदू धर्म से हटके बुद्ध और जैन की तरफ गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना। हाँ, दोनों ही धर्मों द्वारा, या फिर दोनों ही धर्मों ने, दोनों ही धर्मों ने महिलाओं एवं शूद्रों के साथ, महिलाओं एवं शूद्रों के साथ समानता का व्यवहार किया, समानता का व्यवहार किया, इक्वालिटी का बेसिकली। ठीक है। हम्म। अब देखो यहाँ पे ना वो चीज आती है, बौद्ध धर्म में ना एक चीज कहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन। तो कहीं ना कहीं वो जानते थे कि इंसानी जो जीवन की वास्तविकता है तो उससे बचाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा वर्जित रहा था कंपेयर टू हिंदुइज्म। सनातन धर्म में तो उसमें महिलाओं को घर से बाहर जाने का अधिकार नहीं था ना। और चाणक्य मैंने बताया था क्या कहते थे कि वो महिलाओं को तो छोड़ दो कि आपको कभी स्वर्ग मिलेगा, आप तो नरक की भागीदारी हो। वहीं महात्मा बुद्ध क्या बोल रहे हैं कि आप देखो सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि वगैरह अपनाओ तो आपको स्वर्ग तो मिल जाएगा, बस थोड़ा आप सादा जीवन उच्च विचार रखो। तो इस आधार पे देखो, एक इससे पहले ना एक उत्तर वैदिक काल था, तो महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है कि आप घर से बाहर जाएंगी तो निर्बंधन है,
ठीक है, एक बेसिकली ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं महिलाओं को कि आप एक कंज्यूमेबल उपभोग की वस्तु हैं, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक है, कुछ किताबें ऐसी भी है जो बोलते हैं कि आपको नर्क की प्राप्ति होगी चाहे कुछ भी कर ले। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति भी। ठीक है, आप पे संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, आप कुछ जॉब नहीं कर सकते हो, आप पैसा नहीं कमाओगे, आपका काम क्या है कि पति की सेवा करोगे तो यही आपका स्वर्ग है। कहते हैं ना कि अर्थी वो वाला कॉन्सेप्ट है ना, डोली अर्थी वाला, कि डोली आएगी तो अब तो अर्थी जाएगी, जो भी है आपका पति है। तो ये सब चीजें हिंदू धर्म में आ चुकी थी। वहीं बुद्ध और जैन धर्म ने कहा कि महिला और शूद्र भी बाकी लोगों के समान है, सभी एक भगवान की सेम कृति है, इसलिए लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल वो चीज ना बिल्कुल समानता इक्वालिटी की, जैसे लड़के हैं वैसी लड़की रहे, तो वो तो आज के दिन भी पॉसिबल नहीं है इंडियन समाज में। वहां पे ऐसे पूछेंगे ना, देखो यहाँ पे मैं आपको बेसिक पॉइंट दिखा रहा हूँ। बुद्ध धर्म से ज्यादा महिलाओं के लिए उदार जैन धर्म था। महात्मा बुद्ध ने पहले ना, जो बुद्ध का ना, बुद्ध का एक संघ कॉन्सेप्ट है, संघ। जो आप बोल रहे हो चैत्य विहार, संघ मतलब बुद्ध के जो फॉलोवर थे ना, एक ग्रुप बना के रहते थे, उसे बोलते हैं संघ। उस संघ में पहले महिलाओं की प्रवेश की अनुमति नहीं थी। महात्मा बुद्ध भी महिलाओं के अगेंस्ट नहीं, महिलाओं का काम नहीं है। महिला को काम किया अपनी घर संभाले, बाल बच्चों को देखे, उनका काम नहीं कि आप ये सब करो। लेकिन महात्मा बुद्ध ही मानते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध के एक बहुत प्रिय शिष्य थे आनंद। उन्हें कहा नहीं, देखो कि महिलाओं की भी समानता की स्थिति दो, इन्हें भी एक ऑल्टरनेट रूप दो। तो वो समझ में आया महात्मा बुद्ध को। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि चलो मैं संघ में आज से महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देता हूँ। फिर महिलाएं आई थी। देखो, तो कंपेयर टू हिंदू धर्म, बुद्ध और जैन धर्म थोड़ा उदार थे। हालांकि बहुत ज्यादा उदार देखेंगे तो जैन था। और बिल्कुल इक्वालिटी चाहिए तो वो तो आज के दिन में हमारी सोसाइटी में छोड़ो, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे ना आप, यूरोप यूएसए में, लगता है ना बहुत महिलाएं बहुत इक्वल है वहाँ पे। वहां देखो हर हफ्ते 2 महीने में एक बार वो उनका आंदोलन शुरू हो जाता है कि भाई हमें तो समानता का प्रिंसिपल मान ही नहीं रहे, हमें जितना काम हम करते हैं उतने में सैलरी नहीं दे रहे, हमें घर में बांध के रखते हैं। तो इक्वालिटी देखो, ये ना ह्यूमन ह्यूमैनिटी के ऊपर आ जाएगा। देखो जिसकी लाठी उसका भैंस। लड़के जो होते हैं शारीरिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो हमेशा उन्होंने नहीं चलाई है। लेकिन आप समाज में थोड़ी बहुत इक्वालिटी है, तो उस समाज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हिंदू धर्म के मुकाबले बुद्ध और जैन धर्म ज्यादा उदार थे महिलाओं के प्रति। ठीक है, कंपेरेटिवली बात कर रहे हो, आइडियोलॉजी नहीं, मतलब एक, हाँ वो बहुत महान व्यक्ति थे। हाँ, मतलब उस खीर के कारण प्राप्त नहीं हुआ। वो उनका नाम आता है कि वो महात्मा बुद्ध इतने लिबरल थे कि गरीब किसान की जो बेटी थी, सुजाता उनका नाम था, भले ही किसी भी धर्म की रही हो, जात की रही हो, उनकी खीर खाई और बैठ गया कि आज की बात में वो बाद में उठूंगा, जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान प्राप्ति के बाद उठे थे फिर वो। ठीक है, महात्मा बुद्ध काफी लिबरल थे, उदारवादी थे। तो ऐसा था थोड़ा बहुत। देखो जिस सोसाइटी में आप पले हो, बड़े हो, उसमें थोड़ा फर्क आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा फर्क रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा हिंदू धर्म के मुकाबले काफी उदारवादी था। अगला पॉइंट लिखना, दोनों ही धर्मों को, दोनों ही धर्मों को विभिन्न राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण प्रदान किया गया। उदाहरण के लिए नंद वंश द्वारा, नंद वंश द्वारा जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। और मौर्य वंश द्वारा, और मौर्य वंश द्वारा बुद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया है। दोनों का था, बाद में दोनों को लिखेंगे, लेकिन वाइडली हम क्या बोलते हैं कि मौर्य, जो बुद्ध धर्म जो पूरे विश्व में छाया, वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की वजह से ज्यादा था। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे वो। ठीक है।
मौर्य वंश द्वारा बुद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, देखिए कोई भी धर्म, बुद्ध और जैन धर्म, अगर इन्हें राजाओं का सपोर्ट प्राप्त ना होता तो कभी धर्म नहीं बन पाते। ठीक है, क्योंकि देखो राजा वही हो गया जिसकी लाठी उसका भैंस, तो राजाओं ने संरक्षण दिया तभी ये धर्म फला फूला। क्लियर आप लोगों को? तो देखो हमने भी ये कारण किए कि क्यों भारत में जो सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था, उसके खिलाफ एक धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारत में धार्मिक आंदोलन शुरू होने के कारण क्या है, तो मैं आपको लिखा चुका हूँ कि समाज में जो विविधताएं थी, जो आपकी डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे उसके कारण। और ये अगर क्वेश्चन आता है कि समाज में क्या कारण थे कि बुद्ध और जैन धर्म ही क्यों लोकप्रिय बने, तो उसके कारण ये थे जो मैंने आपको लिखा है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन जो प्रीमियम में काफी आता है वो आता है, मैं आपको दो हेडिंग दिखाऊंगा अभी। ठीक है, एक होता है कि बौद्ध और जैन धर्म में सिमिलरिटी या समानता है, और एक होगा बौद्ध और जैन धर्म की असमानता है। इन दोनों में, इन दोनों की शिक्षा जो है ना, शिक्षा, उसके काफी पॉइंट हम लिख लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आत्मा में कौन विश्वास करता है, कौन विश्वास नहीं करता है, पुनर्जन्म को कौन मानता है, वेदों की सत्ता को कौन नहीं मान रहा है। ठीक है, इसी में मैं एक डिफरेंस दिखाऊंगा कि जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म की अपेक्षा में महिलाओं के लिए ज्यादा उदारवादी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे ऊपर से शुरू करके थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, फिर मैं जब आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाएं लिखाऊंगा तो आप फाइनल लेवल पे आ जाएंगे कि क्या चल रहा है पूरा। ठीक है, मैं सीधे आपको पहले लाइन से लिखा दूंगी, लिखो बुद्ध धर्म की प्रतीच्य समुत्पाद की थ्योरी लिखो, तो समझ नहीं पाओगे वो क्या रहा है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया चल रहा है मेरे आपको उस साथ। क्लियर है अभी आपको इतना? अभी आपकी क्लास में कितना टाइम होती है, कितने शुरू होती है नॉर्मली, कितने आने वाले होंगे? 12, 5, आज शुक्रवार है ना, 12:15 तक आ जाते हैं बच्चे भी आ गए। चलो कल ही करते हैं हम ना, शुक्रवार है ना आज, कल हमारी क्लास होगी ना, तो कल खत्म करने की कोशिश करेंगे धार्मिक आंदोलन ना, ताकि हम अगली क्लास में मौर्य शुरू कर दें। ठीक है, वैसे आप लोगों का पेपर एक हफ्ते पीछे चले गया है, हाँ 14 को चले गया है, लेकिन तैयारी थोड़ा सीरियसली करना शुरू कर दो। आपके नंबर मिले? पेपर दिया था आपने? कितने पेपर हो गए आपके अभी तक? 3 हो गए? तीन, तीसरे के नंबर नहीं मिले, दूसरे के मिल गए? कितने कितने आ रहे हैं, क्या क्या नंबर आ रहे हैं आप लोगों के, बताना क्या कर करे। दिए नहीं? कब प्री के बाद दोगे? अच्छा अकथनीय है, फिर भी कितने हैं? अरे बताओ। 28 है, बहुत कम है आपके। 16? 68? बढ़िया। 100 में 100 है, 150? अच्छा तुम्हें ये भी नहीं पता कितने में से? अच्छा 100 में से 28, 68 आपके। अच्छा दिया नहीं आपके। 47 आपके कितने? आप भी नहीं दे रहे हो? अच्छा चलो बढ़िया है, आपने भी नहीं दिया होगा। आपने 30 नंबर आपके, और आपके? आपने दोनों नहीं दिया है? तुम्हारा क्या चल रहा है, ग्रेजुएशन नहीं है तुम दोनों का? उम्र क्या है तुम्हारी? दोनों की 20 है? तुमने पहले तैयारी भी कर रखी है? 1 साल हो गया ना लगभग, हिस्ट्री वगैरह पहले पढ़ी है, तभी तुम्हें चीजें पता भी है थोड़ी बहुत। 1 साल हो गया तो तुम्हारे तो अच्छी चांस है, थोड़ा और मेहनत करो। जितना ध्यान बातों में देते हो तो थोड़ा पढ़ाई में दोगे तो हो जाएगा काम पहली बार में। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना करते हैं, हम कल मिलेंगे। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। धन्यवाद।